नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका में, अमेरिका से। मैं ज़्यादातर भारत की बात करता हूँ। ये अमेरिका है जहाँ ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। लोकशाही, सिर्फ लोकशाही है। यहाँ कोई काउंसिलमैन हो या गवर्नर हो या मेयर हो, अपनी कार खुद चलाते हैं, कमांडो के साथ घूमते नहीं हैं, कोई उद्घाटन नहीं करते हैं, वो सामान्य इंसान की तरह जीते हैं, एजुकेटेड होते हैं। इतने सारे जो मतलब बड़ा देश, 50 स्टेट्स, इतनी संपत्ति वाला देश जहाँ निचला स्तर के लोगों के लिए भ्रष्टाचार की गुंजाइश 90% कम है। शायद ऊपर बड़ा भ्रष्टाचार होता होगा, लेकिन कॉमन पब्लिक के लिए यहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और इस देश में 140 करोड़ की प्रजा हो, जहाँ कायदा कानून इतना जो बना दिया है, कंक्रीट का स्तर जैसा, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। जो कि किसी ने केस दाखिल किया तो शायद मरने के बाद भी उसका जजमेंट नहीं आता है। उस देश में जब संपत्ति की बात आती है तो ये संपत्ति का प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि कितने सारे कुटुंब बर्बाद हो गए। जैसे वो गायकवाड़ कुटुंब का केस, वो सिंधिया कुटुंब का केस कितना चला। वो बाबरी मस्जिद का केस नहीं, लेकिन अयोध्या का राम मंदिर का केस कितने सालों चला। और उसमें जो जजमेंट दिया उसके बारे में मैं कहता नहीं कि जो डिस्प्यूट था वो ज़मीन का डिस्प्यूट था। वहाँ भगवान जन्मे कि नहीं जन्मे, राम वहाँ रहते थे कि नहीं रहते थे, वहाँ मंदिर था कि नहीं था, उसका कोई केस ही नहीं था। लेकिन मैं इस प्रजा के बारे में क्या कहूँ। बहुत दर्द होता है कि भारत में ऐसे समाज अस्तित्व में है जहाँ संपत्ति की विरासत बेटों के बजाय बेटियों को मिलती है, जिसे मातृवंशीय प्रथा कहा जाता है। और इस परंपरा में परिवार का नाम, संपत्ति और वंशावली में माँ से ही बेटी के पास स्थानांतरित होती है। तो ये कौन सी मातृवंशीय समाज आज भी देश में है। खासी और गारो जनजाति मेघालय, और मेघालय की खासी जनजाति में संपत्ति की उत्तराधिकारी परिवार की सबसे छोटी बेटी होती है। जैसे ख्वादू कहा जाता है, वह अपने माता पिता और पूरे परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभालती है। और गारो जनजाति में भी उसी तरह की प्रथा है, जहाँ संपत्ति किसी एक चुनी हुई बेटी, आमतौर पर सबसे छोटी बेटी को विरासत में मिलती है। नायर और मरु मक्कटायर प्रणाली। केरल के नायर समुदाय में पारंपरिक रूप से मरुमक्कटायम व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था में परिवार की संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार होता था और विरासत भांजे भांजियों, बहन के बच्चों या बेटियों को मिलती थी। हालांकि 20वीं सदी के कानूनी बदलावों के बाद इस पारंपरिक व्यवस्था में अब काफ़ी कमी आई है। तो इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? उसमें वंश का नाम, बच्चे अपनी माँ का उपनाम, सरनेम अपनाते हैं। वैवाहिक निवास, विवाह के बाद अक्सर पति अपनी पत्नी के घर ससुराल जाकर रहता है और ज़्यादातर लड़कियाँ ससुराल जाती है, पति के घर जाती है। उसके विरुद्ध वहाँ लड़का लड़की के घर जाता है। महिलाओं का सम्मान, इस व्यवस्था के कारण इस समाज में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, उसको प्रोटेक्शंस मिलता है। और मेघालय की खासी जनजाति एक अनूठी मातृवंशीय व्यवस्था का पालन करती है, जहाँ वंश और संपत्ति का अधिकार माँ से सबसे छोटी बेटी, खासी भाषा में कदू, को मिलता है। और इस परंपरा में पुरुष विवाह के बाद अपनी पत्नी के घर रहने
जाते हैं और बच्चों का उपनाम माँ के कुल से चलता है। जो खासी परंपरा के मुख्य जो बिंदु है कि उसका उत्तराधिकार परिवार की सबसे छोटी बेटी सारी संपत्ति देखभाल करती है और माता पिता की सेवा भी करती है। जो विवाह की जो व्यवस्था है, शादी के बाद पति अपनी पत्नी के घर जाकर बसता है, जिसे स्थानिक भाषा में इनखांग या घर जमाई जैसी स्थिति कहा जाता है। जो बच्चों को पहचान और कुल का नाम पिता से नहीं बल्कि माँ के परिवार से मिलता है। जो आजकल कानूनी और आधुनिक बदलाव इस तरह किया गया है कि पुरुष अधिकारों की मांग, कुछ खासी पुरुषों का मानना है कि इस व्यवस्था में पुरुषों के पास संपत्ति या सुरक्षा का अभाव रहता है। उसमें कानूनी सुधार, जो खासी सोशल काउंसिल जैसे संगठन और स्थानीय लोग अब पारिवारिक कानूनों में सुधार की बात करते हैं ताकि सभी बच्चों को समान रूप से अधिकार मिल सके। तो आधुनिक जो प्रभाव, शिक्षा और शहरीकरण के कारण अब कई परिवार बेटियों के साथ साथ बेटों को भी वित्तीय सहायता और संपत्ति देने लगे हैं। ऐसे दुनिया में अन्य मातृवंशीय समाज हैं जिसमें मोसू ओ चीन, यूनांग प्रांत की इस जनजाति में विवाह जैसी पारंपरिक संस्थान नहीं होती और महिलाओं ही परिवार का नेतृत्व करती हैं। मिनांगकाबू इंडोनेशिया, वह दुनिया का सबसे बड़ा मातृवंशीय समाज है जहाँ भूमि और घर महिलाओं के नाम पर होते हैं। होपी अमेरिका जैसे बड़े देश में, अमेरिका के एरिजोना में रहने वाले इस आदिवासी समाज में भी वंश और घर का अधिकार महिलाओं के पास होता है। तो जहाँ पर अपनी अलग अलग जीवन शैली और पारंपरिक मान्यताओं को बचाए हुए आगे बढ़ता है और सामान्यतः भारत में वारसागत संपत्ति का हक जो पितृसत्तात्मक प्रणाली में वितरित होता आया है और जिसमें पुत्रों को मुख्य स्थान मिलता था, लेकिन समय के साथ कानूनी सुधार, खासकर 2005 के हिंदू सक्सेशन सुधार कानून के बाद पुत्र और पुत्री को समान अधिकार मिलने लगे हैं। तथापि भारत के कुछ क्षेत्रों में आज भी ऐसी अनूठी परंपरा जीवित रही है जहाँ संपत्ति की विरासत पुत्रों को नहीं बल्कि पुत्रियों को दी जाती है। तो मेघालय के पर्वतीय क्षेत्र में बसे खासी समुदाय में आज भी वो परिस्थिति हमको दिखाई देती है। तो इस तरह गारो समुदाय भी मातृवंशीय परंपरा का पालन करते हैं और इस पूरे समाज के ढांचे पर असर डालती हैं जहाँ वंश, पहचान और विरासत माताओं के नाम से ही पहचानी जाती है। तो समाज में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो महिलाओं को केवल समानता ही नहीं बल्कि केंद्र स्थान भी प्रदान किया गया है। तो इस तरह मैंने भारत में किस प्रकार में हम और दुनिया के कितने सारे देशों में जो स्त्रियों, औरतें, लड़कियों को जो अभिव्यक्ति मिस्री और भारतीय मातृ सत्तात्मक परंपराएं याद दिलाती है कि सामाजिक प्रगति के लिए केवल एक ही रास्ता काफ़ी नहीं है। अलग अलग परंपराओं, मान्यताओं और जीवन शैलियों के बीच मिलजुल कर रहना ही हमारी असली ताकत है और यह प्रथाएं दिखाती हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण कोई नई बात नहीं है बल्कि यह हमारी संस्कृति की नींव में गहराई से रचा बसा। इस देश में मैंने एक चीज़ देखी अमेरिका में कि भारत से पहले 1776 में ये आज़ाद हुआ, गुलामी में से मुक्ति प्राप्त करने वाला देश, इतने सालों बाद भी इस देश का प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं महिला नहीं बन सकती है। तो ब्रिटेन में मार्गारेट थैचर, वो बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान, भारत में इंदिरा गांधी, कितने सारे चीफ मिनिस्टर, शीला दीक्षित, ममता बनर्जी, जयललिता,
ये कितने सारे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कितने सारे देशों में, अभी वो जर्मनी, कितने सारे देशों में जो लेडीज प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या हुद्दे पर होती हैं, लेकिन इस देश में ऐसा क्या है कि उसमें प्रेसिडेंट नहीं बन सकती हैं। ये सोच सोच की बात है। भारत में आज संसद में बैठी महिलाएं, लेकिन वो महिलाएं महिलाओं के लिए काम नहीं करती हैं। जो संसद में बैठे लोग 562 राजाओं की बजाय 502 करोड़ राजाओं हमने देश में पैदा कर दिए। क्यों पैदा किए? हम एक छोटा छोटा इंसान आज जैसे अपने आप को राजा समझता है। वो लोकशाही किस काम की? लोकशाही उसे कही जाती है जिसमें लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी जैसे लोग अगर सत्ता में आते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक इंसान, सीधा साधा इंसान, कभी हुनर सिंह, इतनी सारी भाषाएं जानने वाला वो अटल बिहारी वाजपेयी, जो लोकशाही का सच्चा अर्थ समझने वाला एक बड़ा प्रधान था। लेकिन आज विश्वगुरु अपने आप को दुनिया का राजा समझता है। वो लोकशाही किस काम की है? आज का पैगाम।